ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देख रहे हैं वो है फोर्स। अब पहले मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको। फोर्स इज दैट विच प्रोड्यूसेस द मोशन और मॉडिफाइज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मूव्स इट फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. It is the alteration in the state of resting object or the motion created in the object to create the force one object has to act on another. It may be pull or push, and the force has the vector quantity, magnitude, and direction. अब आप कहेंगे फोर्स क्या चीज है? फोर्स या बल वो चीज है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अपनी पहले जिस दशा में है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर पहले स्टैटिक में है या फिर रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी दशा से चेंज करने के लिए बाहरी किसी फोर्स की जरूरत पड़ती है. लाइक ये पेन है, हाथ पर रखा हुआ है, अब ये पेन इसी स्टेट में बना रहेगा, ये नहीं हिलेगा. इसको हिलने के लिए बाहरी फोर्स चाहिए, इसको हिलने के लिए ये बाहरी फोर्स मिलेगा तभी ये हिलेगा, अदरवाइज ये नहीं हिल पाएगा. तो फोर्स को जब कोई बाहर से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बाहर से कोई फोर्स मिलता है तभी उसकी कंडीशन के अंदर चेंज आता है, अदरवाइज नहीं आता. ये किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो ये धक्का देने का कार्यक्रम हो सकता है या ये खींचने का कार्यक्रम हो सकता है. फोर्स दोनों तरीकों में अप्लाई हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या तो वो पुल होगा या वो पुश होगा. दोनों में से कोई भी काम होगा, उससे उसकी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसकी स्टेट पे फर्क पड़ेगा, उसकी पोजीशन पे फर्क पड़ेगा और उसके अंदर चेंजेस आएंगे. ये चीज होता है फोर्स. अब फोर्स जो है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है. मतलब जितना किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं और कितनी जोर से हम फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों चीजें फोर्स के कंपोनेंट्स या फिर फोर्स के पार्ट्स मिलते हैं. द फोर्स में बी एक्ट ऑन टू वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट. जो फोर्स है वो दो तरीके की चीजों पे लगाया जा सकता है. एक स्टैटिक यानी कि स्थिर, दूसरा डायनेमिक यानी कि अस्थिर. एक चीज होगी जो रुकी हुई है और रखी हुई है किसी भी चीज पर, दूसरी चीज होगी जो चल रही है. क्योंकि ऐसा भी तो आप लोग देखते हैं कि कई बार क्या है, आप किसी बॉक्स को धक्का मारते हैं, वो बॉक्स लुढ़कता हुआ आगे चला जाता है. या फिर आप ऐसा देखते हैं कि कोई साइकिल है, वो चल रही है, लेकिन पीछे से आपने उसको और फोर्स दे दिया तो वो और तेजी से चल पड़ी. तो चलने वाले ऑब्जेक्ट पे भी आपने फोर्स लगा दिया है, रुके हुए ऑब्जेक्ट में भी आपने फोर्स लगा दिया है, दोनों चीजों के ऊपर फोर्स अप्लाई हो सकता है. इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि जो फोर्स है दो तरीके की चीजों पे लगता है. एक स्टैटिक जिसको स्थिर बोलते हैं, डायनामिक अस्थिर जिसको बोलते हैं. इसके बाद में हम देखेंगे द फोर्स एक्ट ऑन द स्टेबल और द बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम एंड द बॉडी में बी इन रेस्ट और इन कॉन्टेक्ट मोशन. आप जब भी कभी किसी बॉडी पर फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं तो वो बॉडी आपके फोर्स लगाने से पहले इक्विलिब्रियम में थी, मतलब कि एक इक्वल स्टेट में थी जहां पर वो अपने आप को स्थिर महसूस करती है या अपने आप को एकदम स्टेबल फील करती है. ऐसी कंडीशन के अंदर वो ऑब्जेक्ट रखा था जिसके ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया था. और वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी एक सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में होगा. तो जिस तरीके से वो जिस भी चीज पे रखा होगा वहां से आप उस पे फोर्स लगाएंगे. द फोर्स में बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच इन मोशन एंड इट में बी चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन. ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लेकर आ सकता है, हिला सकता है उसको. या ऐसा भी हो सकता है कि कोई हिलता हुआ ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर आपने फोर्स लगा के उसको उसके हिलने की गति में चेंज ला दिया. तो इस तरीके से आप ये चीज एग्जाम्पल में भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई साइकिल वाला चल रहा था और पीछे से अगर उसको किसी ने धक्का दे दिया या आगे से उसको कोई खींचने लग गया, जैसे आज कई बार हम देखते हैं कि साइकिल वाले जो लोग हैं वो किसी भी ट्रक के ऊपर अपना हाथ प्लेस कर लेते हैं तो वो ट्रक की स्पीड से चलने लग जाते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि उनको उनके अंदर इतनी फोर्स आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ. हुआ ये कि ट्रक वाले के फोर्स से उसने साइकिल को खींचना शुरू कर दिया. अब साइकिल खिंचती जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो गई है, उसी स्पीड से वो चलने लगा जिस स्पीड से ऑलमोस्ट ट्रक चल रहा है. और वो अपना फोर्स जो था वो फोर्स कहाँ से मिला उसे? ट्रक से मिलने लगा. इसलिए फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू एक्सलरेशन. ये आप चीजें ट्वेल्थ क्लास में पढ़ चुके हैं. F इज इक्वल टू एम ए.
वेयर फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, फोर्स को मापने का जो मापक है वो न्यूटन है। एंड मास इन किलोग्राम, मास को हम किलोग्राम में गिनती करते हैं। और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड की उसमें यूनिट में गिनी जाती है। ये तीनों चीजों की जो मानक मापकता है जहां पे ये मापी जा सकती है। Force is applied on the object particular weight to move it for particular distance। आप जब भी किसी चीज पर कोई तरीके का फोर्स लगाते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर उसकी जगह से उसके वेट के हिसाब से उसको किसी दिशा में लेकर जाता है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने कभी मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक टेबल को हिलाने के लिए, टेबल हिल गया, काफी दूर तक हिल गया, लेकिन आपने वही 10 न्यूटन का फोर्स किस पर लगाया, एक फ्रिज पे लगाया, तो क्या वो फ्रिज हिला? नहीं, वो नहीं हिल पाया। या फिर अब आपका फोर्स किस चीज पर डिपेंड करा? इस चीज पर डिपेंड करा कि टेबल हल्का था, टेबल के अंदर शायद 2 किलो का वजन भी नहीं था तो टेबल हिल गया। और फ्रिज के अंदर ऑलरेडी 10-12 केजी वेट था तो आपका 10 न्यूटन फोर्स उस पर कोई काम नहीं कर पाया और उसने अपनी जगह पे नहीं बदली। तो यहाँ पे फोर्स किस चीजों पे बिलीव करता है या किन चीजों के ऊपर अपना मानक टिका हुआ है उसका, कि सामने वाली चीज का वेट कितना है, वो कितनी भारी है जिसपे उसे फोर्स अप्लाई करना है। 1 Newton is defined as the force applied on the 1 kg weight object and moves it for 1 meter distance. For example, अगर आप इसको इस तरीके से डिफाइन करना चाहें कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो 1 न्यूटन फोर्स उतना होता है जिसमें आप 1 किलो का कोई वजन की चीज जिसको आपने फोर्स लगाने पे वो 1 मीटर का डिस्टेंस तय कर पाई। अगर 1 किलो की चीज 1 मीटर का डिस्टेंस तय कर पाती है तो मतलब जो उस पर फोर्स लगा था वो 1 न्यूटन का फोर्स था। आप मान सकते हैं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सरफेस पे रखा है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहीं पर रखा है, मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट 1 किलो का है। अब 1 किलो का ऑब्जेक्ट है और इसको मुझे मूव करवाना है 1 मीटर। 1 मीटर मूव कराने के लिए मेरी उंगली ने जो फोर्स लगाया था वो आ गया मेरे पास में 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स का मतलब है कि आप एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट, 1 किलो की ऑब्जेक्ट को 1 मीटर के डिस्टेंस को तय करने में 1 न्यूटन का फोर्स आप लगाते हैं। द मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द एरो। आप अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको एरो के निशान से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करना मतलब जैसे आप इसको दर्शाने के लिए कुछ चीजें या कुछ निशान हम लोग हमेशा लेते हैं कि इसे इस चीज से, इस नाम से दर्शाया जाता है या इसको इस चीज से दर्शाया जा सकता है। तो जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो उसका जो फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास एक्सलरेशन है, और मैग्नीट्यूड जो उसका आता है उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लेंथ के एरो से, लंबाई के एरो से। एंड द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्शन ऑफ द एरो। और जब एरो लगेगा उस एरो को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि एरो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन के अंदर आप फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि फोर्स क्या डायरेक्शन में देके आप उसको, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे आपको उसकी डायरेक्शन तो देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा उसके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई मोशन क्रिएट होगा, वो आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, किसी जगह पर तो वो जाएगा। जिस भी जगह पे जाएगा वो एरो जो निशान लगाएंगे वो उसको शो करेगा कि ये एरो के तीर के निशान के मुताबिक उसके ऊपर इस डायरेक्शन का फोर्स लगाया। इसलिए आप जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं, तो एरो का निशान लेकर आप इसमें यूज कर सकते हैं। द फोर्स कैन बी डिफाइंड बाय इफेक्ट व्हाट इट प्रोड्यूसेस। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि जो फोर्स ने अपना काम किया वो क्या नतीजा लेकर आया। यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा उसने उसके ऊपर क्या इफेक्ट दिखाया, क्या नतीजा आपके पास में आया, ये चीज आप उससे मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास में जो फोर्स के डिफरेंट टाइप हैं हम उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं लीनियर टाइप का फोर्स। लीनियर फोर्स क्या होता है? इफ द टू फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड प्रोड्यूसेस द स्ट्रेट लाइन मोशन इज रेफर्ड टू द लीनियर फोर्स। लीनियर फोर्स का मतलब ये है
कि दो तरीके के फोर्स अगर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो वो एक सीधी गति का जो नतीजा लेकर आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। मान लिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास में आ गया। अब इस पे दो तरीके का फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लगा रहा है और दूसरा ये फोर्स लगा रहा है। दोनों एक ही दिशा में उसको फोर्स लगा रहे हैं। दोनों ने एक ही दिशा में अगर उस पे फोर्स लगाया तो क्या नतीजा आया? दो, ये ऑब्जेक्ट आपका सीधी लाइन में आगे की तरफ आ गया। जैसे ही ये आगे की तरफ आ जाएगा सीधी लाइन के अंदर, तो ये आपका लीनियर फोर्स कहलाएगा। लीनियर फोर्स का क्या फायदा होगा कि वो आप अगर किसी चीज को, एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकाना चाहते हैं, उसका अगर वजन ज्यादा है, आप अकेले आदमी उसे नहीं खिसका पाएंगे, तो आप दूसरे आदमी की हेल्प लेंगे, तो अपने ही पास वाली साइड में हेल्प लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसे बोले कि तू उल्टी डायरेक्शन में खड़ा हो जा, मैं इधर वाली डायरेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ, दोनों हिलाते हैं इसको, देखते हैं कहाँ वहां उस कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं, कितनी देर में जाए। ऐसा नहीं जा पाएगा वो। आप दोनों को सेम डायरेक्शन में खड़ा होना है, सेम जगह पे खड़ा होने होगा, और दोनों को अपना फोर्स लगाना होगा, तो जिससे आप उसको एक मूवमेंट या फिर एक सिमिलर डायरेक्शन के अंदर आप लेके जा सकते हैं जिसमें आप फोर्स लगा रहे हैं। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग वो एग्जाम्पल क्या है? When two forces are acting on an object in the same direction produces the linear motion and the force are said to be pushing linear force. आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना कि आप जब भी कोई फोर्स लगाएंगे, दो लोग अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए जा रहे थे लीनियर मोशन के अंदर, तो वो चीज आपको किस चीज के अंदर गिनने में आई? पुशिंग के अंदर आई। मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर पीछे से उसको, दोनों लोगों ने पीछे से उसको धक्का दिया 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 ताकि वो एक डायरेक्शन तक पहुंच जाए, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो एक पुशिंग लीनियर फोर्स था। मतलब उन लोगों ने उसे धक्का देकर एक सर्टेन पोजीशन तक पहुंचा दिया। सेकेंडली, when the two forces pull an object in the same direction, it produces the linear motion. The force is said to be pulling linear force. इसका मतलब ये है कि मान लो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आया, उस ऑब्जेक्ट को दो लोग सामने की तरफ से खींच रहे थे। एक अकेला आदमी उसे नहीं खींच पा रहा था, दो लोगों ने उसको अपनी ताकत लगा के खींचा। तो दो लोग सामने की डायरेक्शन में खड़े हुए थे और उन्होंने उसे अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ खींच खींच के उन्होंने उसे कहीं पर लेके जाना था, वहां वो लेकर पहुंचे। अब जो डब्बे में या जो ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आई, वो भी सेम ही डायरेक्शन में आई, क्योंकि दोनों तरफ का फोर्स जो था वो उसी डायरेक्शन में लग रहा था। अब इस तरीके से फोर्स लगने की वजह से आप इसको बोल सकते हैं पुलिंग लीनियर फोर्स, यानी कि खींचने का जो फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में लगा जिस डायरेक्शन में आप लोग खींच रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों जगह पर अलग अलग जगह पे आप लोग जाकर खड़े हुए, नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट में एक ही दिशा में दो लोग आकर खड़े हुए और दोनों ने आपस में उसको खींचा। तीसरी चीज है, when the two forces are acting opposite to each other with the equal magnitude, it results in equilibrium. अब तीसरी चीज क्या आई कि उस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में कैसे करवाया जाए। इक्विलिब्रियम में करवाने के लिए क्या हुआ कि आपने दो जगह पर आदमी खड़े किए, बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। अब आपने एक आदमी को बोला तुम अपनी तरफ खींचो, दूसरे को बोला तुम अपनी तरफ खींचो। दोनों आदमी अपनी अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचने लगे, तो वो ऑब्जेक्ट हिल पाएगा क्या? नो मैम। नो। तो वो ऑब्जेक्ट जब खींच नहीं पाएगा, हिल नहीं पाएगा, तो दैट मीन वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ऐसा हमें इसलिए लगा क्योंकि दोनों आदमी जितना फोर्स लगा रहे थे वो इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रहे थे। मतलब ये कि अगर एक तरफ मैंने 20 साल का लड़का तय किया, तो दूसरी तरफ भी 20 साल का लड़का ही तय किया। लेकिन ऐसा भी होगा कि एक तरफ मैंने अगर फिजिक में हेल्दी बच्चा प्ले कर दिया तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैंने दोनों सेम साइज के बच्चे एक एक साइड लगाए, दोनों को बोला कि ये बॉक्स है, इसको खींचो अपनी अपनी तरफ, तो वो बॉक्स कहीं पर भी नहीं गया, वहीं पे रखा रह गया, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे थे। नेक्स्ट चीज क्या है? व्हेन द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर विद अनइक्वल मैग्नीट्यूड, द मूवमेंट अकर टुवर्ड द ग्रेटर मैग्नीट्यूड। आप ये चीज आसानी से समझ सकते हैं कि एक तरफ अगर मैंने 20 साल का पतला सा लड़का खड़ा किया, दूसरी तरफ मैंने 20 साल का मोटा लड़का खड़ा कर दिया। अब क्या होगा? दोनों अपनी अपनी तरफ का फोर्स लगा रहे हैं। अब मूवमेंट किधर आएगा? मूवमेंट उधर आएगा जहां पे आदमी मोटा है, जो ज्यादा फोर्स लगा रहा है।
क्योंकि ये चीज हमेशा देखने में बनती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो दिशाओं में फोर्स लगाया जा रहा है तो कौन सी दिशा में ऑब्जेक्ट जाएगा, वो उस दिशा में जाएगा जिस दिशा के अंदर उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है। जहां से उसको ज्यादा बल मिल रहा है वो उसी दिशा में जाएगा, पहली दिशा में नहीं जा पाएगा। अब हम आप ये जो पिक्चर्स हैं, आप इन पिक्चर में देखिए। पहली पिक्चर जो थी उसमें एक आदमी एक लकड़ी के डब्बे में जोर लगा रहा था। उससे हुआ नहीं, दो आदमी लगाने लगे, दोनों आदमी लगाने लगे तब जाकर वो आगे बढ़ा। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ था पुश्ड लीनियर फोर्स का। दूसरे टाइम में एक दो आदमी एक बॉक्स को खींचने में लगे, दोनों उसे अपनी डायरेक्शन में खींच रहे थे, इसलिए वो बना पुल्ड लीनियर फोर्स। तीसरे के अंदर क्या हुआ, सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट फोर्स लगाने लगे तो रिजल्ट में क्या आया, इक्विलिब्रियम आया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने सेम जगह पे फोर्स लगा रहे थे, उनके फोर्स में कोई अंतर नहीं था। इस वजह से उनके अंदर कोई डिफरेंस, उस जगह में कोई डिफरेंस नहीं आया। ये आपने एग्जाम्पल के साथ में और पिक्चर के साथ में देख लिया है कि क्या क्या होते हैं आपके लीनियर फोर्स के तरीके, या कितने तरीके का लीनियर फोर्स है। अब हम जो देख रहे हैं वो है टू पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स का क्या मतलब है, द टू इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग इन two equal sorry 1 minute, two equal magnitude are acting in the same direction and same plane with the counter force in the middle। अब आप देखोगे एक नई चीज आ रही है सामने कि आपने दो जगहों पर बराबर का फोर्स लगाने के लिए देखा, दोनों ही इक्वल और आमने सामने की तरफ थे। आमने सामने की तरफ जो सामने फोर्स लग रहे थे उनके अंदर काउंटर फोर्स कहाँ से आ रहा था, बीच में से आ रहा था। अब वो फोर्स का क्या एग्जाम्पल है, अब आपको ये चीज एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगी। जैसे आप सी सॉ देखते हैं, एक आप झूला देखते होंगे पार्क के अंदर, जिसमें पार्क में झूले में एक तरफ एक बच्चा बैठेगा, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठेगा, और दोनों अपने अपने वजन के, दोनों सेम वजन के होंगे, तब भी वो ऊपर नीचे होंगे। ऊपर नीचे होंगे तो उसमें बीच का काम कौन कर रहा है, वहां पर बीच में एक मोटा सा चीज रखी होती है जो कि सीसो का बैलेंस करती है। तो जिस डायरेक्शन के अंदर उसको उसको हिलाना होगा वो हिलाएंगे। जैसे आप कोई चीज तोलने के लिए भी अगर आप कुछ यूज करते हैं तो आप रख देते, एक तरफ एक चीज रख देते हैं, दूसरी तरफ दूसरी चीज रख देते हैं, दोनों इक्वल की है तो वो ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि वहां पर बीच का फोर्स काम नहीं करने के लिए है। ये आपका होता है पैरेलल फोर्स। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, द चिल्ड्रन आर अप्लाइंग द टू फोर्सेस इन द एंड एंड द फलक्रम गिव्स द काउंटर फोर्स टू मेंटेन द सीसॉ इन न्यूट्रल पोजीशन। आप देखते हैं कि दो बच्चे हैं जो दोनों अपनी अपनी जगह पर फोर्स लगा रहे हैं, अपने अपने झूले पे फोर्स लगा रहे हैं, और ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे ही उन्होंने फोर्स लगाना बंद कर दिया, क्या हुआ, वो न्यूट्रल पोजीशन में दोनों हवा में लटक के रह गए। दोनों के दोनों उसी जगह पे आकर खड़े हो गए, वो न्यूट्रलाइज पोजीशन में आ गया। इस तरीके से आपका जो पैरेलल फोर्स है वो काम करता है। तीसरी चीज है रोटेशनल फोर्स। मैम पैरेलल फोर्स को एक बार रिपीट करो। ओके, पैरेलल फोर्स जो चीज है उसके अंदर आप अलग अलग डायरेक्शन से किसी भी चीज पर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाने के बाद में जब तीसरी चीज काम में आती है जो उन्हें न्यूट्रल करती है, वो बीच में से आती है, वो उनका काउंटर फोर्स होता है। अब आप देखोगे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर दो बच्चे झूले पे बैठे हैं, ऊपर नीचे वाला झूला आपने पार्क में देखा होगा अक्सर, जहां पर दोनों बच्चे ऐसे एक जगह पर बैठे हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे खेलते रहेंगे। लेकिन अगर दोनों बच्चे ने ही फोर्स लगाना छोड़ दिया तो फिर तीसरा फोर्स जो होगा वो बीच में से आएगा, और वो बीच में से जो काउंटर फोर्स आएगा वो क्या करेगा, उन दोनों को न्यूट्रल पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा। वो दोनों हवा के अंदर ऐसे आके सीधे खड़े हो जाएंगे बच्चे, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों का वजन सेम था, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के थे, सेम वजन के थे, इसलिए वो आके एक न्यूट्रल पोजीशन में खड़े हो जाएंगे और सीधे उसी झूले के अंदर सीधा सीधा बैठे रहेंगे। तो ये आपका पैरेलल फोर्स है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। जैसे आप पहले देख रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा था लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। यहाँ पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बीच का पार्ट, क्योंकि दोनों के अंदर एक डिस्टेंस है, और बीच के पार्ट में काउंटर फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो काउंटर फोर्स उन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ये चीज है आपका पैरेलल फोर्स। आया समझ में जितेंद्र? यस मैम।
ओके, तीसरी rotational force. In the parallel force, any one of the force is greater than other result. The rotation that force is said to be rotational force. अब आप एक पैरेलल टाइप का फोर्स लीजिए। पैरेलल टाइप का फोर्स है वो किसी भी फोर्स जो कि उस ऑब्जेक्ट पे और भी फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा है। In the parallel force, any one of the force is greater than other result the rotation and that force is said to be rotational. जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा था, मान लिया, अब यहाँ पर दोनों डायरेक्शन से उसमें फोर्स लग रहा था। जिस भी डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स आएगा वो उसको इस तरीके से घुमा पाएगा। जैसे ही वो उसे घुमा पाएगा मतलब ये कि उसके अंदर रोटेशनल फोर्स का पावर ज्यादा था और उसने उस ऑब्जेक्ट को घुमा दिया। आप घुमाने वाले ऑब्जेक्ट भी तो देखते हैं जिन पर फोर्स लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी वजह पे घूमेगा नहीं, उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उसे पैरेलल के अंदर पैरेलल से ज्यादा तरीके का फोर्स उसको दे देते हैं तो उसके अंदर रोटेशन भी आ सकती है। इफ द टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड फोर्सेस एक्ट ऑन द डिफरेंट पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द रोटेशनल मूवमेंट। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं जैसे ट्विस्टिंग इफेक्ट आता है, द फोर्सेस आर सेड टू बी फोर्स कपल। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे तो दोनों एंगल अलग अलग रखती है। एक बंदा अगर ईस्ट से फोर्स लगा रहा है, दूसरा नॉर्थ से फोर्स लगा रहा है, तो जिसकी फोर्स तरफ में ज्यादा आएगा वो उसे रोटेशन दे पाएगा, क्योंकि उधर से रोकने वाला फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो कम अमाउंट में लग रहा है, इधर से ज्यादा का लग रहा है और इसलिए वो उस ऑब्जेक्ट को घुमा पाया। ये आपका रोटेशनल फोर्स होता है। लास्ट फोर्स है जो कॉन्करेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्स का क्या मतलब है? इफ द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग जगह से फोर्स लग रहे थे लेकिन सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रहे थे। द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन द बिटवीन द टू फोर्सेस एंड इट कैन बी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड आपको दिखाते हैं। ये देखिए कनकरेंट फोर्स जो है आप देख पा रहे हो, इस डायरेक्शन के अंदर आप ये देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो लोग अलग अलग तरीके से फोर्स लगाने लगे। दोनों लोग अगर अलग अलग तरीके से फोर्स लगा रहे थे तो आप ये देख पा रहे हैं कि आप इधर एक ए बंदा ए से फोर्स लगा रहा है, बी बंदा बी से फोर्स लगा रहा है, और दोनों टाइप के अंदर फोर्स के बाद में एक तीसरी ही दिशा में रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों बंदे एक दूसरे के परपेंडिकुलर में फोर्स लगा रहे थे, यानी कि दोनों बंदों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। उस 90 डिग्री के एंगल की वजह से उन दोनों स्टूडेंट्स के अंदर जोर लगाया गया तो तीसरी दिशा के अंदर उसका रिजल्ट आया। ये आपका कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बनता है। आप ऊपर देख पा रहे हैं रोटेशनल फोर्स का एग्जांपल देखिए, जहां पे आप एक ऑब्जेक्ट होगा, आप एक डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसका डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा होगा वो उसी डायरेक्शन के अंदर उसको रोटेशन मिला सकता है, जैसा कि रोटेशनल फोर्स की पिक्चर में दिखाया गया है। इससे ऊपर आपको पैरेलल फोर्स का देखना था, तो पैरेलल फोर्स के अंदर आप देखेंगे दोनों बच्चे एक दूसरे के अलग अलग बैठे हैं। अगर दोनों का वजन सेम है तो वो सी सॉ के अंदर एकदम न्यूट्रल आकर बैठ जाएंगे, लेकिन अगर उनमें फोर्स अलग अलग लगाने का पावर होगा तो वो एक ऊपर एक नीचे चलता रहेगा। ये आपका जो है फोर्स कंप्लीट हो गया है। ये आप इसमें आपने सभी टाइप के फोर्स देखे। आई रिपीट कि फोर्स आपने सबसे पहले फोर्स देखा कि फोर्स क्या चीज है, उसके बाद में आपने उसके एग्जाम्पल देखे कि कैसे फोर्स होता है, किस में उसको मापा जा सकता है, एफ इज इक्वल टू एम में होता है। डिस्टेंस को आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं, और वेट को मास को आप वेट में किलोग्राम के अंदर मेजर लेते हैं, और फोर्स को आप न्यूटन में माप कर सकते हैं। उसके बाद में आपने देखा कि लीनियर फोर्स होता है। लीनियर फोर्स के बाद में आपका पैरेलल फोर्स टाइप आता है। पैरेलल के बाद में आपके पास में रोटेशनल फोर्स आता है और कॉन्करेंट फोर्स आता है। चार टाइप के फोर्स आपने देखे। ये सभी चारों टाइप के फोर्सेस जो है वो आपको आगे फर्दर काम में आएंगे। कल हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज होती है, लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, जो हम अपने एक नॉर्मल बॉडी के अंदर देखेंगे, और बेस ऑफ सपोर्ट क्या चीज होती है। ये तीनों चीजें कल हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे,
जिसके बाद में हम लोग अलग आगे चैप्टर में बढ़ पाएंगे। आप सब लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछें। नो मैम। नो मैम। अभी जो असाइनमेंट आपको मिल रहा है, जो असाइनमेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो